14 अप्रैल हमने 4 दिन पहले ही अपन को एहसास हो गया कि 14 अप्रैल आने वाली है। मतलब 14 अप्रैल से पहले, यानी ये तो पूरा महीना इसका नाम, जैसे अभी मैं सोच रहा था, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही थी, तो ये तो पूरा अप्रैल है ना, ये तो भीम माह है। हम पूरे महीने ही बाबा साहब को याद कर सकते हैं, उनकी जयंती मना सकते हैं। जैसे नवरात्रा के 9 दिन होते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम के और दिन होते हैं, ठीक इसी प्रकार से भीम माह अप्रैल यानी बाबा साहब के तो पूरे 30 ही दिन हैं। अपन 14 क्यों लें, 14 अप्रैल ही क्यों लें, पूरा महीना ही उनका है। हम जब चाहें तब उनको उनकी जयंती मना सकते हैं। बाबा साहब के चरणों में मेरा सत सत नमन। सम्मानित मंच और अति सम्मानित साथियों जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर आप नहीं हो तो ये मंच भी क्या काम का है, इसलिए सबसे ज़्यादा स्वागत तो आप लोगों का है जो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। और इसके बाद देखो, मैं कोई ज़्यादा बोलना तो जानता नहीं हूँ, पर हालांकि बोल भी सकता हूँ, पर अभी मैं मानसिक रूप से तैयार नहीं हूँ। परंतु मैं तो ये बात जानता हूँ कि आपने रामायण का एक वाक़या सुना होगा कि जब हनुमान जी को कहा गया था कि आप राम से कितना प्रेम करते हैं, तो उन्होंने भरी सभा में ये कल्पना की थी कि अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो मेरा सीना चीर के देख लो, राम और लक्ष्मण मेरे सीने में बसे हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से आप मेरा सीना भी चीर के देख सकते हो, मेरे सीने में भी सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर ही बचे हुए हैं। और दिन रात घर पे भी मेरे बस यही विडम्बना रहती है कि किस प्रकार से मैं बाबा साहब की विचारधारा को फॉलो करूं, जबकि सबसे पहले मेरा विद्रोह मेरे घर पे ही शुरू हो जाता है। व्रत नहीं रखना है, अगर व्रत रखते हैं तो मैं मना करता हूँ, अगरबत्ती जलाते हैं तो मैं मना करता हूँ। इस प्रकार से मैं तो अपने आप को ये मानता हूँ कि मेरा तन मन और धन सब कुछ बाबा साहब के चरणों में अर्पित है। क्योंकि आज जो ये छठा जो अपन देख रहे हैं, ये सब उन्हीं की मेहरबानी है। बाकी तो अपन ने सब महापुरुषों को देख रखा है, किसी ने किसी के साथ पक्षपात किया, किसी ने छल किया, किसी ने कपट किया, परंतु बाबा साहब ने 99% भारतीयों के साथ वफादारी की, समानता का भाव रखा। इसलिए मैं तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के अलावा किसी को भी नहीं मानता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर, सम्मानित मंच मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय एवं इस भयंकर गर्मी में दूर दराज से पधारे हुए सभी मेहमानों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज बड़े हर्ष का विषय है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मना रहे हैं। जयंती तो उनकी 15 अप्रैल को आती है, बाकी 14 अप्रैल को आती है, हर वर्ष मनाई जाती है। पर बाकी क्या है कि झालावाड़ और धौली मंडी में बड़े प्रोग्राम होने के कारण यहाँ से भी लोग नहीं जा सकते हैं, इसलिए यहाँ सुनेल की समिति ने निर्णय लिया कि अपन 10 तारीख को मना देंगे। उस दिन रविवार भी है ताकि कर्मचारीगण या अन्य लोग भी जो है, बच्चे वगैरह सभी आ सकते हैं। बाबा साहब ने जो है जीवन भर बहुत कठिनाइयों से संघर्ष किया है और अपने पास जो सुविधाएं आज है वो उनके पास बिल्कुल भी नहीं थी। उनके पिताजी जो है सेना में सुविधार थे। जब उनका जन्म हुआ उसके कुछ समय बाद
जो है महाराष्ट्र में आता है वो वहाँ पर चले गए ताकि वहाँ पर कोई रोजगार कर सके और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। वहाँ जाने के कुछ समय बाद जो है भीमराव जो है बड़े हो चुके थे, लगभग 5 वर्ष के हो गए थे, तो उनके विद्यालय का भी उनको मतलब उन्हें एडमिशन कराना था। पर उनको ये भी पता था कि अपन महार जाति के हैं तो बच्चे का एडमिशन यहाँ पर होना लगभग असंभव सी बात है। कई स्कूलों में उनकी माता रमाबाई ने भी प्रयास किया कि भाई इनका एडमिशन कराया जाए, पर जो है रामजी राव उनके पिताजी थे, उन्होंने कहा कि भाई एडमिशन होना तो संभव नहीं है क्योंकि हम अछूत जाति के हैं, हमारे साथ लोग भेंट नहीं सकते हैं, हमारी छाया से भी लोग अपवित्र हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से विद्यालय में एडमिशन होना संभव नहीं है। फिर भी वो रोज़ाना 1-2 स्कूलों में जाते और एडमिशन की बात करते हैं, पर बाकी कहीं से भी वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता कि भाई हाँ हम एडमिशन कर लेंगे आपके बालक का। वो जाति पूछने के बाद ही उसको मना कर देते हैं कि भाई एडमिशन नहीं होगा। आखिर में कई दिनों तक भटकने के बाद भीमराव का एडमिशन एक विद्यालय ये एक शर्त पर करने के लिए राजी हो जाता है कि आपके बच्चे को जो है इन बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाई नहीं करनी होगी और टाट पट्टी जो है खुद अपने घर से लानी होगी। अब बाबा साहब जो है भीमराव के पिताजी बोले कि फिर पढ़ाई कैसे होगी बच्चे की, तो क्या आपके बच्चे को जो है जो बच्चे बैठते हैं इनके जूते चप्पलों में बैठना पड़ेगा और वहीं पर अपने टाट पट्टी लाकर वहीं बैठना पड़ेगा और वहीं से उनको अध्ययन करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ रख सकता हूँ। तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप एडमिशन कर लीजिए, बोले आप वहीं बिठाइए, कहीं भी बिठाइए, कोई स्कूल जो है इसको एडमिशन देने के लिए तैयारी, कम से कम आप एडमिशन तो दे रहे हो तो आप वहीं बैठ के मेरा बच्चा अध्ययन कर लेगा। तो उसके बाद उन्होंने एडमिशन कर लिया उसका बच्चे का, भीमराव का। अब देखो छोटा सा बच्चा, ऐसी व्यवस्था जिसमें उसको पता भी नहीं कि ये क्या व्यवस्था है, मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है। अब आज तो अपन समझते हैं इस चीज़ को, ये भी उनकी देन है कि आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, हर चीज़ को समझ रहे हैं। अब उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि वो भीमराव आगे बढ़ते रहते हैं। वो सारी जो समस्याएं, वो सारा का सारा जो है वो उनका बुलाना, ताने मारना बच्चों के द्वारा, और वो सब वो सहन करते जाते हैं कि मुझे पढ़ना है, आगे बढ़ना है। क्योंकि समस्या ऐसी थी कि उनको ये पता भी चल गया था कि भाई कोई इलाज करने भी अपने यहाँ नहीं आता है, अपने से दूर दूर रहते सभी, अपनी छाया से भी सबको डर लगता है, जैसे कोई छाया में पड़ जाए तो कोई काला हो जाएगा। छुआछूत ऐसी, बर्तन भी मान लो कि अगर किसी के बर्तन के भी टच हो जाए बच्चा शुद्ध व्यक्ति, तो उनके बर्तन जैसे काले हो जाते हो, मिट्टी का गला होगा तो उसको फेंक देते हैं। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो शुद्ध व्यक्ति है उससे इतनी ज़्यादा छुआछूत की जाती है जानवर से ज़्यादा। अब जानवर से ज़्यादा कैसे कि अगर एक महिला, में छोटा था तो मेरे गाँव में क्या हुआ, एक महिला है ना पीतल के मटके को 2 मटके भर के ला रही थी। मेरे छोटा था तो मेरे को टच हो गई, उसे पता नहीं था कि ये अपनी समाज का होगा। मेरी तरफ देखा तो उसने पूरा का पूरा ही बेवड़ा नीचे फेंक दिया। तो इतनी ज़्यादा छुआछूत है, तो अपने को आप वही बेवड़ा अगर किसी भैंस के या बकरी के, गाय के टच होता तो शायद वो नहीं फेंकती। तो मैं मान सकता हूँ हम गाय, भैंस, भेड़, बकरी से भी गए। तो इस समाज की ऐसी व्यवस्था है। देखिए आप, ना तो ये जो सूरज है जो अपनी रोशनी देता है वो कभी भेदभाव नहीं करता है, चंद्रमा अपनी चांदनी बरसाता वो भेदभाव नहीं करता, धरती माता हमारी जो धाराएं बहाती है वो कभी भेदभाव नहीं करती है। पर गरीब के साथ इसमें ऐसा क्या बिगाड़ा, इसके साथ इतना भेदभाव किया जाता है। उस समय में कितनी पराकाष्ठा पर ये छुआछूत की प्रथा होगी, अस्पृश्यता होगी। आज भी हम इससे बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। जो गांव में लोग रहते हैं उनको पता, मैं गांव से निकल कर मुझे पता है। हम जो है छोटे बच्चे थे तो लगभग ये 1 क्लास से 5वीं क्लास तक पढ़ते थे, टूर्नामेंट में जाया करते थे हम। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि टूर्नामेंट में जब जाते थे ना तो 2 दिन का नंबर आता था ना, पंक्तियों में बैठते थे तो गाँव वालों के बच्चों के साथ नहीं बैठ सकता, अगर बैठते तो दूर बैठना। और अगर किसी दूसरे बच्चे के साथ जाके बैठ गए और उसने पूछ लिया कौन सी जात का भैया, तो फिर वहाँ भी आफत। तो बड़ी समस्या हुआ करती थी। और कई जगह आप मंदिर में भी जाके देखिए, आप मंदिर में गए कहीं भी और उसने पंडित ने पूछ लिया, जैसे वो आपको अच्छी तरह से ट्रीट करेगा, अच्छा व्यवहार करेगा, जिसने उसने पूछा कि कौन सी जात
जात तो सबसे पहले पूछो। आपसे संबंध बनाने के पहले सबसे पहले जात वही, बस में बैठे हो आप, बस में यात्रा कर रहे, सहयात्री आपके जो है पास में बैठा है, तो पूछे कहाँ जा रहे हो, कहाँ से, फिर उसके बाद जाते हैं सीधे से कौन सी जात के, जैसे कि उसके रिश्तेदारी करनी हो तो वो जाते पूछे। और अगर आपने बता दी कि मैं तो इस जात का हूँ, बस थोड़ी देर में साफ सुन जाएगा, उसे जवाब भी नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता चल गया कि शूद्र है, नीच जाति का है। अब जो है बाबा साहब जो है इसी स्थिति में जो है 5वीं पास करते हैं प्रथम श्रेणी में, और उसके बाद क्या होता है कि उनको भी वहाँ पर जो है उनके पिताजी जो है 17 में नौकरी लग जाते हैं। वो 50 रुपये महीने की नौकरी करा करते थे, सूबेदार के पद पर थे, उस जमाने में 50 रुपये भी बहुत हुआ करते थे। तो आखिर में कई जगह उनको कहीं भी काम नहीं मिला, तो एक जगह एक कंपनी में, उस कंपनी के मालिक ने एक जो स्टोर कीपर की जो वैकेंसी वहाँ पर थी, उस जगह पर उनको नौकरी दी, ये कहते हुए दी कि भाई मैं यहाँ नौकरी दे सकता हूँ आपको, 50 रुपये महीने तो नहीं दूँगा, 40 रुपये में दे सकता हूँ, अगर इसमें गुजारा आपका चले तो आप इसको कर सकते हैं। तो भीमराव के पिताजी जो है वहाँ नौकरी करने लगे, उनको बच्चों को पढ़ाने लगे, और उसके बाद 5वीं पास करने के बाद फिर वहाँ भी जो फिर अम्बेडकर जो नाम इनको मिला, वो इनके एक शिक्षक थे, ब्राह्मण शिक्षक। हम ये कह सकते हैं कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते। अम्बेडकर जी के जीवन में उनके पहले शिक्षक यानी कि वहाँ के हेड मास्टर थे प्राइमरी स्कूल के, वो एक ब्राह्मण थे, वो अम्बेडकर थे। तो उन्होंने, शायद मेरी जानकारी के अनुसार यही है, तो उन्होंने अम्बेडकर नाम इनको दिया, भीमराव नाम था इनका, और वो अम्बेडकर जो नाम है उन हेडवाल साहब ने जो इनके साथ जोड़ा, और वो काफ़ी अच्छा रखते थे इनको, क्योंकि ये पढ़ने में बहुत कुशाग्र थे। और इससे आगे फिर चलते हैं तो फिर एक सेकेंडरी स्कूल में फिर इनका दाखिला होता है, तो वहाँ के हेड मास्टर जो थे वो भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने भी इनकी खूब मदद करी, पढ़ाई में बहुत मदद करके फिर ये आगे बढ़ते गए। और फिर जब ये कॉलेज जाने की स्थिति, तो कॉलेज तो वहाँ हुआ नहीं करता था, पहले 5वीं तक की स्कूल कहीं कोई गाँव में हुआ करते, उस समय में वहाँ इंटर तक उन्होंने पास किया। उसके बाद कॉलेज जो है बम्बई वगैरह पढ़ने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, तो इनका एक मित्र था केलुस्कर नाम, तो उस मित्र को जो इन्होंने समस्या बताई कि ये स्थिति है, मेरे पास पैसे नहीं आगे पढ़ने के लिए, पिताजी की नौकरी भी उस समय छूट चुकी थी, क्योंकि वो जो नौकरी कंपनी में दी थी वो कंपनी बंद हो चुकी थी, वो कार्य हो चुकी। अब इनके पास कुछ भी चारा नहीं था, तो इन्होंने फिर क्या करा आगे, वो केलुस्कर जो जानता था कि बड़ौदा के महाराज सयाजी गायकवाड़ जो है बहुत ही दयालु राजा है, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। भीमराव जो है वहाँ पर जाते हैं, उनसे मदद मांगते हैं, इसके लिए फिर मैं पढ़ना चाहता हूँ आगे, मेरे पास कोई भी आय का साधन नहीं, पिताजी की नौकरी नहीं है, बाकी मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो उनकी बातों से जो बातचीत हुई उनके आपस में, तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से मैं तुम्हारी मदद करूँगा, और मन से उन्होंने भीमराव को 25 रुपये महीना छात्रवृत्ति के लिए उन्होंने यस कर दिया। और उसके बाद ये बम्बई के कॉलेज में पढ़े, और वहाँ से इन्होंने BA किया, और 25 रुपये की जो महीने की छात्रवृत्ति मिलती उससे इन्होंने BA किया है। उसके बाद क्या हुआ, पिताजी की नौकरी छूट गई राम जी की, तो फिर वो घर में समस्या खड़ी होगी, खर्चा कैसे चलाए। तो अम्बेडकर जी ने सोचा कि अब मुझे ही नौकरी करनी पड़ेगी, तो अम्बेडकर जी ने जो है BA कर ही लिया था। तो पिताजी को बोला कि भाई अब मान लो घर का खर्चा चला है, तो मैं नौकरी कर लेता हूँ, फिर नौकरी काय में करेगा, तो मैं सेना में, तो सेना में जो है ये गए, और वहाँ इंटरव्यू देने के बाद इनको तुरंत ही ले लिया गया, ये लेफ्टिनेंट के पद पर वहाँ कार्य किया इन्होंने। तो वो भी जब पिताजी की स्वास्थ्य खराब हो गया, तो इन्होंने पिताजी से मिलने के लिए छुट्टी का आवेदन किया, इनको छुट्टी नहीं दी गई, तो इन्होंने वो पद भी त्याग दी। तो इन्होंने किसी भी बात के लिए ज़्यादा सहन भी नहीं किया, ज़्यादा दिक्कत आती तो ये पर उस चीज़ को तुरंत छोड़ देते थे, अपने जो है सम्मान से ज़्यादा समझौता भी नहीं करते। अब ये इतना ही परिचय में देना चाहूँगा, अब इसके बाद जो है आगे और भी होता है, मैं इतना ही कुछ बोलकर अपने स्थान लेता। बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, और ये बात सर ने सही कही कि हम पूरा माह बाबा साहब की जयंती पे हम बना सकते हैं, और पूरा वर्ष भी
देखा जाए तो हमारा पूरा जीवन ही बाबा साहब को समर्पित है और होना भी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो मैं उसी में यहाँ पे जो महानुभाव है मंच पे और मंच के विपरीत में जो कुर्सी पे जो सभी हैं उनको नमस्कार करूँगा, क्योंकि आप अगर आज यहाँ इस मंच पर और आज अगर आप इस जगह पे आए हैं तो आपने भी अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष देखा होगा और आपने भी कई तरह की परेशानियों का सामना किया होगा, जैसे बाबा साहब ने किया है। बाबा साहब ने तो उसकी शुरुआत करी है। देखिए, आप जानते हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि मैंने शुरुआत कर दी है, अभी लड़ाई आपको लड़नी है। तो इस शुरुआत को अब हमें कैसे आगे बढ़ाना है उसी में बताना चाहूँगा कि जैसे आज आपको पता है कि आज कुर्सियाँ ज़्यादा हैं और लोग कम हैं, लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ कि एक समय ऐसा आएगा कि कुर्सियाँ कम पड़ जाएंगी और लोग ज़्यादा होंगे। तो ये आप इस चीज़ पे भरोसा रखिए। ये शुरुआत की है आपने इस मंच से, तो इस मंच में भी कभी कमी नहीं आएगी और ऐसी आगे इसको जारी रखें कि आप देखना कि जगह कम पड़ जाएगी। तो ये मेरा ये कहना है। इसी में उदाहरण में मैं कहना चाहूँगा कि जैसे अजमेर का मैं रहने वाला हूँ और यहाँ पे चचलाव में पोस्टेड हूँ। सर का आशीर्वाद है हमेशा, श्याम जी सर का मेरे ऊपर। और मैं बताना चाहूँगा कि अजमेर में शुरुआत में इसी तरह होता था कि मतलब बहुत ही कम रूप में हम एकत्रित हो पाते थे। फिर 2 अप्रैल को जैसा कि आपको पता है भारत बंद हुआ था, उसके बाद में उन्होंने एकत्र होना चालू हुए सभी हमारे समाज के लोग। और फिर अब ऐसा होने लगा है कि अब जब वो बुलाते हैं तो एक आवाज़ पे सभी एकत्र हो जाते हैं और एक ही आवाज़ पे ऐसा हो जाता है कि जगह कम पड़ जाती है। तो आप हमेशा भरोसा रखें कि अपने आप को कभी कम न समझें, अपने आप को हमेशा आप ऊपर नहीं रखें। आप अगर आज इस जगह पर आए हों तो आपने भी काफ़ी संघर्ष किया है, तो आप हमेशा खुद को कम न समझें। बस इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा और अंतिम रूप से बस यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने 3 आपको जो वचन दिए हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आप आज यहाँ पे आए हैं तो आपने तीनों काम की शुरुआत कर दी है। आप हमेशा ही इसी में लगे रहे, मेरी यही काम है और इसी के साथ मैं अपना बात को ख़त्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत।
माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुनेल में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। हम इसी विद्यालय में पढ़े बच्चे थे। आज बड़ा सौभाग्य है कि हम बाबा साहब के बारे में जन्मदिन मना रहे हैं। मैं सम्मानित मंच बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए मेरी बात प्रारंभ करना चाहता हूँ। साथियों, पूर्व वक्ता ने बहुत कुछ कह दिया है बाबा साहब के बारे में। बाबा साहब पढ़ लिख कर के विद्वान बने, ये हम सब जानते हैं, लेकिन बाबा साहब का जो मिशन है वो हमें पूरा करना है। हमारे बच्चे बच्ची को भी बाबा साहब के बारे में बताएं। आज बाबा साहब को सिर्फ राजनीतिक में आने के लिए यूज एंड थ्रो का काम कर रहे हैं। बहुत सारे संगठन जो बने हैं बाबा साहब के नाम पर संगठन बना लेते हैं और राजनीतिक में आ जाते हैं। साथियों, बाबा साहब को, हिंदुस्तान को अगर किसी ने राजनीतिक सिखाई है तो ये बाबा साहब की बदौलत है। आज भी बड़े बड़े अपने आप को विद्वान समझने वाले जो विधानसभा में बोलते हैं, विधायक बन करके जाते हैं, हम ही चुन करके भेजते हैं, उनको ये तक पता नहीं है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा। बहुत सारी बार हम सुनते हैं कि अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा, बहुत सारी बातें सुनने को आती है, लेकिन इस हिंदुस्तान में जो विधायक चुन करके जाता, सांसद चुन करके जाता लोकसभा में, वो अपने बेतु के बयान दे देते हैं और कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा। बाबा साहब को मतलब बाबा साहब को देखना पसंद नहीं करते हैं। आखिर क्या बिगाड़ा बाबा साहब ने जो उनको देखना पसंद नहीं करते हैं? साथियों, सबसे पहली बात तो ये है कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं इनमें बहुत फूट है। अनुसूचित जाति, जनजाति और सबसे ज़्यादा लेने वाले लोग वही हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को तो कुछ भी नहीं मिला है। जो मिला है वो सब स्वर्ण लोगों को मिला है, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब की कदर करी लेकिन बोलते नहीं। हमने कदर तो करी लेकिन बाबा साहब को छीन भिन्न कर दिया। मैं कहना चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ, ये आप सोचे या ना सोचे, बाबा साहब के साथ, बाबा साहब के नाम के साथ राजनीतिक हम करते हैं। हमारे विभिन्न संगठन बन गए हैं, इतने संगठन बने और राजनीतिक के नाम बने हैं। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि बाबा साहब को सिर्फ बाबा साहब के मिशन को चलाएं, इसमें राजनीतिक नहीं करें। अपने छोटे छोटे बच्चे जो 10वीं 12वीं पढ़े लिखे हैं उनको हम गुमराह कर देते हैं, उनको संगठन में लेकर के आ जाते हैं। माला पहनने के चक्कर में बाबा साहब को जानते नहीं। देखो, बाबा साहब को तो बहुत बड़ा विद्वान, बड़े बड़े लेक्चरर आप जो बैठे हैं, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन बाबा साहब को अगर पढ़ा है, यहाँ बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, श्यामलाल जी सर, अंबेडकर शिक्षक संघ के आप प्रांतीय उपाध्यक्ष हैं, आपकी बदौलत है कि आज मैं लाउड स्पीकर पकड़ रहा हूँ। भागीरथ जी सर, आपने बाबा साहब को पढ़ा, मीणा साहब, दुर्गालाल जी सर, बजे पूजा साहब, ये जो लोग हैं इन्होंने बाबा साहब को कुछ पढ़ा है और बाबा साहब को कुछ पढ़ने पर ये आप लोगों को, हम लोगों को पूरे झालावाड़ जिले में अंबेडकर मिशन को चलाने वाले ये जो लोग हैं, हम इनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, ये बाबा साहब के पद चिन्हों पर चले, लेकिन इसको, इस मिशन को बिगड़ने नहीं दें। आपके इस संगठन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्तियों को नहीं लें जो केवल माला पहन करके और अपना नाम कमाएं। अभी हम देख रहे थे बेरूलाल जी सर और हम कि समाज सेवक, ऐसे लोग जो समाज का तो हजारों कोस दूर रहते हैं समाज सेवा का काम से और उनको समाज सेवा में और ग्रुप में डालते हैं। मैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उन चुनिंदे जो विद्वान लोग हैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि साथियों, ऐसे विद्वान लोगों को और विद्वान विद्यार्थियों को अपने साथ रख करके इस मिशन को चलाएं। अब कारवां रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जिसने इस कारवां को बढ़ाया था वो के गया था, बाबा साहब के गए थे। इस कारवां को मैं यहाँ तक लाया हूँ, अगर कुछ नहीं करो तो इसको पीछे मत जाने देना।
तो हम भी अपने तन मन धन लगा करके बाबा साहब के मिशन को पीछे नहीं जाना देना चाहिए। और मेरा एक ही मकसद है, मैं इतना अम्बेडकरवादी नहीं हूँ, आप सब विद्वान लोग हैं, लेकिन मैं बाबा साहब के मिशन से बहुत प्रेरित हुआ हूँ। और मेरा पूरा घर परिवार, मेरे रिश्तेदार श्याम जी सर और हमारे से प्रेरित होकर के आज ये संख्या कम नहीं है। आज भवानी मंडी क्षेत्र में जहाँ भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का कार्यक्रम हो रहा है, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लाने वाले श्यामलाल जी सर, भागीरथ जी सर और ये बजीपुरिया जी जो सर हैं, हम 5 व्यक्ति की हमने झालावाड़ जिले में बैठकें करी और हम निराश नहीं हुए। और निराश नहीं होने का कारण है कि आज झालावाड़ जिले में जो लार्ज स्केल पर अंबेडकर जी का जो जन्म उत्सव मनेगा, ये इन लोगों की बदौलत और आप लोगों की बदौलत है। हम बच्चे थे, 20 वर्ष पहले से छोटे से मिशन को चालू करा था और आज झालावाड़ जिले में लार्ज स्केल पर अगर अंबेडकर मिशन जन्म उत्सव मन रहा है तो ये सब आप जैसे और अंबेडकर प्रांतीय उपाध्यक्ष श्यामलाल जी सर की बदौलत हैं, आप जैसे लोगों की बदौलत हैं। मैं समय नहीं लेकर के मेरी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत। पूर्व वक्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के बारे में बहुत कुछ बताया। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को इंदौर के मऊ छावनी में हुआ। आज से 8-10 वर्ष पूर्व बाबा 10 वर्ष के लिए अपना जो है उन्होंने रिजर्वेशन कर दिया और बाद में क्या आपका रिजर्वेशन 10 वर्ष के लिए रहेगा। लेकिन उसके बाद में सब सुनसान हो गया, सब शांत हो गए हम लोग। अब बाद में क्या इतने वर्षों के बाद में ज़रूरत पड़ी है कि हम समारोह मना रहे हैं, संगठित हो रहे हैं। इसका कारण मेरे को ये लग रहा है कि इतने दिनों के बाद फिर से हमारे लोगों के ऊपर कुछ अत्याचार होने शुरू हो गए हैं। हमारे देश के लोग जो है, हमारे वर्ग के लोग जो है वो पिछड़ रहे हैं और उनके साथ अत्याचार हो रहा है। जगह जगह हम देख रहे हैं कि पूरे भारत में कभी किस कोने में कोई क्या घटना हो रही है, कभी किसी दूसरे कोने में घटना हो जाती है, वो सब हमारे वर्ग के लोगों के ऊपर हो रही है। हम संगठित नहीं हैं, इस कारण लोग जो है हमारे ऊपर ऐसा कर रहे हैं। इसलिए हमको ये आवश्यकता हो रही है कि हमारा जो संगठन है वो मजबूत हो। कई घटनाएं जो है अखबारों में आ रही है, अखबारों में नहीं आती है तो सोशल मीडिया के माध्यम से हमको मालूम होती है। तो इसका कारण यही है कि लोग जो है हमारे लोगों के ऊपर जो है विशेष तौर से जो है अत्याचार बढ़ रहा है। हमने कुछ ही दिनों पहले अभी पाली जिले की एक घटना है जिसमें जितेंद्र मेघवाल के ऊपर केवल इस कारण से आत्मघाती हमला हुआ और उनको मौत की घाट उतार दिया गया कि उन्होंने मूंछ रख ली। आज हमारा देश आज़ाद हुए कितने साल हो गए और हम मूंछ नहीं रख सकते, हम घोड़ी पर बैठ नहीं सकते, हम बारात नहीं निकाल सकते, तो फिर जो है हम कैसे आज़ाद होंगे? हम अभी गुलाम हैं। और लोग ये कहते हैं आज कि संविधान को जो है चेंज करने की आवश्यकता है। 10% आरक्षण का इनका जो 10 साल का आरक्षण है वो ख़त्म कर दो, क्योंकि अब सब समान हो गए, बराबर हो गए। कहाँ हो गए बराबर? आज भी जो है अत्याचार हो रहा है, हमारे वर्ग के ऊपर हो रहा है। हम जो है मंदिरों के अंदर समझो या कहीं पे भी समझो बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ रहा है और उसका कारण लोग ये है कि हमारा वर्ग संगठित नहीं रहा। इसलिए हमारे वर्ग को संगठित करने के लिए ये विभिन्न प्रकार की जो जयंतियाँ हैं, समारोह है, इनका आयोजन किया जा रहा है और किया जाना भी चाहिए। पहले लोग जो है अम्बेडकर के बारे में इतना नहीं जानते थे, अब लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, तो ये अच्छी बात है और होना भी चाहिए। केवल जो है पढ़ लिख कर डिग्रियाँ लेने से जो शिक्षित होना नहीं है। हमारे भाई साहब कालूलाल जी ने वर्मा ने अभी बहुत अच्छी बात बताई कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मणों का जन्म हुआ है, हमारा जन्म जो है उनके पैरों से हुआ है।
ये कैसी बातें उनकी लिखी थी शास्त्रों में, और आज हमको जो है बिना सोचे समझे उनका जो है पालन कर रहे हैं। कोई भी बात को जो है इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि वो जो है किताब में लिख दी गई है, क्योंकि किताबें मनुष्य के द्वारा लिखी गई है, और मनुष्य जो है हमेशा स्वार्थी रहा है, वो अपने स्वार्थ के वशीभूत जो है कार्य करता है। तो जो किताबें लिखी है उन्होंने जो है अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर लिखी है, और जो है उन्होंने अपने को उसमें श्रेष्ठ स्थान रखा है। हमारे समाज को उत्थान की ओर अग्रसर संविधान निर्माता, इनके बारे में क्या कही जाए। बाबा साहब के बारे में पूरे भारतवर्ष की जो जितनी भी त्रुटियां हैं उसके समाधान के श्रोता हैं, समाधान करता है। उनके चरणों में नमन वंदन। आदरणीय सम्मानीय मंच कन्हैयालाल जी भाई साहब से कई दिनों के बाद मुलाकात हुई है। पहले हमारे किड़ाव में थे, जब रोजाना मिलते थे। अध्यक्ष महोदय साहब झालावाड़ से पधारे हुए सभी मुझे प्रयास के साथ, मुझे बुआ जी के साथ, और यहाँ पर दूर दराज गाँव से पधारे हुए बाबा साहब के अनुयायी और बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने के कर्मठ योद्धा, आप सभी को हमारा नमन वंदन प्रणाम। जब हम ट्रेनिंग करते थे, अध्यापकों की बहुत सारी ट्रेनिंग होती है, तो हमारे श्याम लाल जी सर कहते हैं कि जीवन में अगर कुछ करना है तो हाथ बांध कर मत बैठो, है ना। जीवन के अंदर अपन को कुछ करना है, जीवन के अंदर अपने समाज का उद्धार करना है, समाज का उत्थान करना है, समाज को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, त्रुटियों को समाप्त करके समरसता का स्थान प्राप्त करना है। इसलिए हमको सदैव तत्पर रहना चाहिए, सदैव जागृत रहना चाहिए। बाबा साहब ने यही कहा है कि हमको सदैव जागृत रहना चाहिए। उनके जो मूल मंत्र हैं, बच्चों को पढ़ाना, शिक्षित करना, संगठित रहना और संघर्ष करना। संघर्ष का अर्थ ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा करना है, दूसरों से गाली गलौज का। संघर्ष का अर्थ होता है हमारे जीवन के अंदर जितनी भी त्रुटियाँ हैं उससे भी अपन को संघर्ष करना है। अगर अपन जीवन के अंदर उन त्रुटियों को दूर नहीं करेंगे, दूसरों से कहते रहेंगे, तो हमारी त्रुटियाँ दूर कर। तो हमारे समाज के अंदर बहुत सारी त्रुटियाँ हैं, जैसे शराब पीना, गांजा भांग करना, जर्दा खाना, बीड़ी सिगरेट पीना, बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन करना। इन सभी त्रुटियों को अपन को समाधान करना है और एक संगठित समाज बन करके हमको दिखाना है। और बातें तो सभी भाई साहब सभी ने बताई दी होगा। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। समस्त दूर दराज से पधारे हुए साथियों, सौभाग्य अपना सभी का, और मेरा तो मैं मानता हूँ कि आज आप सभी के सामने मुझे भी यहाँ बोलने का मौका मिला। ये जो अहिल्याबाई की नगरी सुनेल राज की उच्च माध्यमिक कॉलेज सुनेल में अपना सभी का मिलन बाबा साहब की मेहरबानी से हुआ है। बाबा साहब का जन्म जो है सिद्ध है, जन्म सिद्ध है और उसे ऐसे ही रखना है। ये हमेशा आने वाली पीढ़ियाँ भी इसे मनाती रहे, चलता रहे। कारण ये है कि आज जो अपन वेशभूषा से लेकर आज जहाँ खड़े हैं, जिस स्थिति में खड़े हैं, ये नौकरियाँ हैं, महल में या जो भी कुछ है, ये सब बाबा साहब की मेहरबानी है। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी उस समय, जन्म के समय इनके। उससे पहले का तो शायद हम तो इतने जानकार भी नहीं हैं, लेकिन हमारे कुछ बुद्धि से सोच के बता रहे हैं कि अगर पहले भी ऐसी परिस्थितियां होती तो शायद इनके पापा सूबेदार नहीं होते।
उस समय तक तो शायद इतनी भयंकर परिस्थितियां नहीं होगी, ऐसे मेरे विचार है। क्योंकि जब वो नौकरी करते थे, सूबेदार थे, तो शायद इतना ये नहीं था। ये परिस्थितियाँ बाद में भी, और जब इनका जन्म हुआ उसके बाद इन्हें शिक्षा से वंचित करने के लिए प्रयास रहा, सब कुछ रहा, पर इन्होंने आत्मविश्वास जगाया और पढ़ाई में संघर्ष, पढ़ने लिखने में संघर्ष जो भी रहा उसमें इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं हारा और संघर्ष चलता रहा। अपना जो एक दृढ़ संकल्प इन्होंने किया, जब इन्हें होश आया, देखा कि हमारा जो जन्म जहाँ है उस समाज में है जिस समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है, यहाँ तक कि हवा भी हमारी किसी को नहीं लगे, इस तरह की परिस्थितियाँ थी। ऐसी परिस्थितियों में इन्होंने संघर्ष करके शिक्षा को ही सबसे बड़ा उपहार माना। शिक्षा इन्होंने ग्रहण की, विदेशों में गए, विदेशों से भी इन्होंने वही शिक्षा ग्रहण की और आज भी इनकी शिक्षा का ही विदेशों में एक छाप है और वो छाप ऐसी है कि विदेशों में याद कर रहे हैं और इनकी मूर्ति पूजा होती है, जो भी कुछ है इन्हें सम्मान, विदेशों में जो सम्मान है शायद अपन नहीं दे पाते हैं। इस तरह की इनकी स्थिति रही है और आज हम और आप जो भी कुछ हैं इन्हीं की मेहरबानियों से, पूर्व वक्ताओं ने जो भी बताया इनके बारे में सब कुछ आपके सामने विदित है और अपन सब भी जानते हैं। फर्क इतना सा आ रहा है कि अपन को इनके चलाए हुए मार्ग पर या इनकी जो मिशन थी या इनका जो इनके मन की जो भावनाएं थी, उन भावनाओं को बरकरार रखने के लिए जो इनके 3 सूत्र हैं, सिर्फ अगर अपन उन 3 सूत्रों पर ही कारगर रहे तो शायद बेड़ा पार हो जाएगा। और अगर नहीं रहेंगे, नहीं चलेंगे तो हो सकता है परिस्थितियाँ ऐसी बन रही है, क्योंकि जो अपन से जलन रखते हैं या द्वेषता रखते हैं, उन्होंने जातिवाद को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दे दिया है और ये जातिवाद ही अपने लिए सबसे ज़्यादा घातक रूप धारण कर रहा है। इस जातिवाद के बंधन को बिल्कुल मुक्त होना है अपन को इस जातिवाद के बंधन से। इसके लिए सबसे पहले अपन को शिक्षा में सबसे आगे बढ़ना है और जब अपन शिक्षित बनेंगे तो निश्चित रूप से संगठन रहेगा और संगठित रहेंगे। अपन संगठित रहेंगे तो अपना फर्ज बनेगा कि अपन संघर्ष करें, जो भी परिस्थिति आएगी संघर्ष करेंगे और संघर्ष अगर किया तो दुनिया की कोई हस्ती नहीं है, अपन भी राज वापस कर सकते हैं। अपने समाज से ही या अपने संगठन के माध्यम से ही अपन भी प्रधानमंत्री तक पहुंच सकते हैं, अपन भी सरकार को संभाल सकते हैं। जो बाबा साहब की हैसियत अपन को दी हुई है उसके अनुसार अगर अपन चलेंगे तो शायद अपन भी सरकार में जो है अपना वर्चस्व बना सकते हैं। यही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये थोड़ा सा मेरे द्वारा बाबा साहब के बारे में बनाई गई है 2-4 पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। रुतबा मेरे सर को तेरे साथ से मिला, रुतबा मेरे सर को तेरे साथ से मिला। औरों को जो मिला है, औरों को जो मिला है वो नसीब से मिला है, औरों को जो मिला है वो नसीब से मिला है और हमें तो ये नसीब भी तेरे साथ से मिला, हमें तो ये नसीब भी तेरे साथ से मिला है। परवाह न करो चाहे सारा
जमाना खिलाफ हो, परवाह न करो चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, चलो उस रास्ते पर जो सच्चा और साफ हो, जो सच्चा और साफ हो। बाबा साहब के बारे में कुछ पंक्तियाँ भी मैंने लिखी हुई आपके सामने प्रस्तुत है। वारे बोध संत हरे गुदड़ी के लाल, दुनिया में जले आज तेरे ज्ञान की मिसाल। वारे बोध संत हरे गुदड़ी के दुनिया में जले आज तेरे ज्ञान की मिसाल। बचपन तो तेरा देश में, बचपन तो तेरा देश में गुजरा था बदहाल। हिम्मत की तेरी दुनिया को देनी पड़ेगी दाद। शिक्षा जो तेरी विदेशों में हुई थी बेमिसाल, शिक्षा जो तेरी विदेशों में हुई थी बेमिसाल। हिम्मत की तेरी दुनिया में देनी पड़ेगी दाद। अमित शाही से लिखी तेने, अमित शाही से तेने लिखी कानून की किताब, जिसने बनाई आज भी विदेशों में तेरी धार। लोगों को दिया तूने शिक्षित बनने का वरदान, संगठन है तेरा दिया गया दूसरा फरमान। संघर्ष तेरा तीसरा, संघर्ष तेरा तीसरा मान है महान। संघर्ष है तेरा तीसरा, मंत्री है महान। वारे बोध संत हरे गुदड़ी के लाल, कानूनी तौर से तेने गरीबी मिटाई, कानूनी तौर से तेने गरीबी मिटाई। आम जन को दिया था शिक्षा का अधिकार, अनहोनी तेने होनी करके छोड़ा था संसार। वारे बोध संत हरे गुदड़ी के लाल। जय भीम। सम्माननीय मंच तो उपस्थित वैसे बाबा साहब के बारे में अच्छी तरह से सब कुछ बता दिया, तो आप लोग भी जानते हैं। तो मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि भाई आज हम जो जिस पोजीशन में आज खड़े हैं तो बिल्कुल पोजीशन ये मैंने प्रत्यक्ष अनुभव करा। आज हम जिस पोजीशन में खड़े हैं और जहाँ बन बैठे हैं, इन लोगों की मजबूरी हो गई, और ये मजबूरी पैदा करी इन्होंने, बाबा साहब ने मजबूरी पैदा कर दी। ये लोग अपने साथ में बैठने के लिए मजबूर हो गए और हमें बिठाने के लिए मजबूर हो गए। मैं आज से 32 साल पहले की बात बताता हूँ, जब मेरी फर्स्ट नौकरी लगी थी गंगानगर जिले में। तो वहाँ पे ये जो क्लासें लगती थी रात को, जो अब आज अपन यहाँ दिन में बैठे हैं, स्कूल में बैठे हैं, वहाँ पे रात में बैठना पड़ता था, दिन में नहीं बैठ सकते थे। बाबा साहब के बारे में दिन में चर्चा नहीं कर सकते। एक तरफ पाकिस्तान है बॉर्डर था, एक तरफ पंजाब और एक तरफ हरियाणा, बीच में राजस्थान को घूमना है। वहाँ पे मेरे पोर्चुगीज से करना
तो उस जमाने में आज से 32 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, जब रात को क्लासें अटेंड करनी पड़ती रात को, तो जो बुद्धिजीवी लोग आते थे हमारे को उनको बाबा साहब के बारे में बताने के लिए, तो दिन में भी बात बोल पाते, दिन में मीटिंग नहीं कर पाते, अपर क्लास के लोग बंद कर देते, देखने नहीं देते, तो रात को क्लासें लगती थी, रात को क्लासें ज्वाइन करी है मैं उस टाइम 32 साल के बाद। ये हालत है। और आज भी कहाँ चेंज हो गया, आज भी गाँव में जाते हैं। अभी पिछले साल की बात बताता हूँ, मेरे खेत पे जो है वो अपने एसी के भाई ने काम करा, घर पे पैसे लेने आया, तो मैं नीचे बैठ गया, मैं पलंग पे बैठा था, पैसे नीचे बैठ गया, इधर मैंने उसको पलंग पे बैठा दिया, तो मेरे साथ एक और बैठा था, मेरा पार्टी था, उसने गाँव में जाकर बोला कि उनके पास पेटी है। ये हालत है। आज भी उन लोगों को मतलब ये अच्छा नहीं लगता है कि अपने बड़ों पर बैठ जाए, आज भी हालत चेंज नहीं हुई है। और इसलिए आज जो ये पोजीशन है, ये पोजीशन बहुत खतरनाक स्थिति है आज भी। हमें बैंक में देखते हैं जहाँ पे जो सीट नीतिगत सीट होती है ना, वहाँ पे अपने लोगों को नहीं बैठने देते। बैंक की बात बता रहा हूँ, ये मेरे प्रत्यक्ष अनुभव है, इनके बारे में तो आप लोग सब जानते हो अच्छे तरह से, लेकिन अनुभव बता रहा हूँ आज भी इस तारीख की। और जहाँ पे हम जो भी नीतिगत फैसले होते हैं ना, वहाँ पे अपने लोगों को नहीं बैठने देते हैं। ये है, ये बैंक में अनुभव करा है। चाहे तो इसलिए इस समाज को आज आवश्यकता इस बात की है कि अपन लोगों को संगठित होना पड़ेगा, राजनीतिक रूप से जागरूक होना पड़ेगा। हाँ, राजनीतिक रूप से अपन जब तक जागरूक नहीं हुए तब तक कुछ नहीं चलेगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ है, अपने जैसे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, अपने जैसे जो पढ़ लिख के आज इस पोस्टों पर बैठ गए, अपने जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको गाँव में जाके एक एक घर को कवर करना पड़ेगा। घर से ही चलेगी फिर ये मिशन। जिस तरह से दूसरी जमात जैसे जमात चलती है, जहाँ पे भी एक घर भी होगा ना, वहाँ पे वो मुल्ला मौली पहुँच जाता है, कुरान के निज़ाम के बारे में बता देता है। हम लोगों को भी जमात की तरह काम करना पड़ेगा। जहाँ भी हमारे एक एक बस्ती है, वहाँ जाना पड़ेगा, उनको राजनीति को जाना पड़ेगा। यहाँ मीटिंग करके यहाँ भी मना कर अपने घर चले जाएंगे, नौकरी पे चले जाएंगे, भूल जाएंगे, कुछ नहीं। अपन को 2-2, 5-5 जनों की टोली बनानी पड़ेगी और अपने समाज के लोगों के बीच में जाना पड़ेगा और उनको राजनीतिक रूप से अपन को जागरूक करना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि बच्चों को पढ़ाना है। ये एक ही रामबाण होती है, शिक्षा। जब तक शिक्षा नहीं है कुछ नहीं है। इसलिए फिर दूसरी बात है कि राजनीतिक रूप से जागरूक हो जाएंगे तो ये क्या है कि आज जो पढ़ते हैं करते ये आरक्षण के खतरे में नजर आता है मेरे को तो आरक्षण के खतरे में नजर आ रहा है। इसके बारे में भी हमें जागरूक करना पड़ेगा, शिक्षा के बारे में भी हमें जागरूक करना पड़ेगा समाज को, घर घर जाके। तो मीटिंग करने से कुछ नहीं होगा, ये मना लिया यहाँ चल गया वो हो गया, ऐसे नहीं। ये लगातार चलना है प्रोसेस, जब जाके पूरी समाज का उद्धार हो सकता है, जब जाके ST/SC का उद्धार हो सकता है। बस इतनी की तरफ बढ़ जाना चाहिए। अपनी होटलें खोलो, अपनी कंपनियां खोलो। मेरी फैमिली में मेरी मम्मी और 10 बहनें, मेरे यानी कि 10 मौसा जी है। 10 मौसा से 2 मतलब एक मौसा जी IRS है और मेरी मौसी के लड़के खुद की कंपनी खोल के बैठे हैं। हमारे जिया जी है, वो खुद की होटलें खोल के बैठे हैं। आने वाले समय की तैयारी हमको अब करनी पड़ेगी, क्योंकि इसी प्रकार का जो सिस्टम चलता रहा तो रिजर्वेशन तो मतलब ख़त्म होने वाला है ना। और
किससे लड़ेंगे बताइए आप? कहाँ तक लड़ेंगे? सब ये अम्बेडकर जयंती का आयोजन हो गया। मैं 10-15 साल से मतलब ये कर्मचारी संगठन से जुड़ता रहा हूँ, चाहे मैं सेकंड ग्रेड था तब जो ग्राम सेवक था उससे पहले भी मैं लेक्चरर हूँ। हम चाहते हैं गिनती के लोग आते हैं, तो वो तो जबकि अपने खुद के स्वार्थ की बात होती है वहाँ गिनती के लोग आते हैं, नहीं तो सबके स्वार्थ की बात है, सबके अधिकारों की बात है, यहाँ पे गिनती के लोग आते हैं। तो धीरे धीरे हमको उस दिशा में बढ़ना पड़ेगा जिस दिशा में ये लोग बहुत पहले आगे बढ़ चुके हैं, यानी हमको धीरे धीरे व्यापार की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और जो उद्योग धंधे इन्होंने अपनाए उनको अब हमारे वर्ग के जो संपन्न लोग हैं उनको भी अपनाने पड़ेंगे। और सभी लोग संगठित रहे, अपने अधिकारों के लिए लड़े, क्योंकि बिना लड़े तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो हमको लड़ना होगा और लड़ाई बिना संगठन के नहीं हो सकती, बिना संगठित हुए हम लड़ नहीं सकते। शिक्षा वो माध्यम है जो हमें बुद्धिमान बनाती है, पर शिक्षा के बाद यदि हम संगठित नहीं हुए, संगठित नहीं किए तो बाबा साहब का मिशन अधूरा रह जाएगा। तो हम सबको संगठित होकर के, शिक्षित होकर के आगे बढ़ना है। और जो हमारे संवैधानिक अधिकार है उन पे अगर आ चाहिए तो हमको उन सरकारों से लड़ना भी होगा। एक 2 अप्रैल की घटना को हम देखते हैं तो 2 अप्रैल की घटना के दिन जो वास्तव में ST के लोग एकजुट हुए थे वो एक क्रांति थी, और वो क्रांति एक दिन हुई, सरकार ने शाम होते होते मान लिया ठीक है कि ये लोग एकजुट हो गए, वो क्रांति वहीं खत्म होगी। ऐसी क्रांति की बार बार जरूरत पड़ने वाली है। जब जरूरत पड़ेगी तब हमारा समाज एक साथ खड़ा हुए और सरकारों से लड़े, चाहे वो सरकार कोई से भी दल की हो। गलत निर्णय हर सरकार लेती है, हाँ ये बातें कोई सरकार ज़्यादा लेती है, कोई सरकार कम लेती है, तो गलत का विरोध हमको करना चाहिए, तभी जाकर हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। ये बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। बाबा साहब का नाम और उनके सम्मान में श्रद्धांजलि हेतु आयोजित ये मंच को नमन और मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं अगर दीर्घा में विराजमान सभी अपना अमूल्य समय निकाल कर सम्मान हमें यहाँ पर आपने इस जलसे में बुलाकर जो मान सम्मान दिया इस समिति का हम आभारी हैं। साथ ही इस शुभ अवसर पर मैं निवेदन करना चाहूँगा, निवेदन आपसे हमारे सदैव अच्छे मिशनरी सम्मानित जनों ने बहुत अच्छा निवेदन किया है, लेकिन इस निवेदन को आप कितना मानते हैं आज ही हम प्रण करें कि हम वास्तव में सभी चीज़ों का मतभेद भूलकर हम बाबा साहब के बताए हुए मंत्रों की साधना करते हुए अगर हम चलते हैं तो निश्चित रूप से तख्त भी हमारा होगा, ताज भी हमारा होगा। अरे हमें संगठित होकर बाबा साहब ने जो मंत्र दिए हैं तो राज भी हमारा, हम संगठित रहे, शिक्षित भी हो रहे हैं। और आज जो हमारे स्वाभिमान पर जो चोट पहुंचाने की जो एक कूटनीति चल रही है, मैं डराने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपना परिवार है, अपना वर्ग है, उसमें ये बात शेयर करना चाहूँगा कि बाबा साहब के आरक्षण दिए हुए आरक्षण के माध्यम से हम नौकरियाँ भी हमने पाई और उनका जो बन रहा है वो काम भी हम कर रहे हैं। और हमने ऐसी परिस्थितियों में काम किया है कि हमें यही मीटिंग आयोजित करने के लिए जब हम मीटिंग आयोजित करते थे, मैं एक वाक्य आपको सुनाऊंगा जो मेरा रविदास क्षेत्र का, ये 94 की बात है, मैं नया शिक्षक बना ही था और शौक था हमारा, जब ट्रेनिंग पीरियड से हम बाबा साहब के मिशन से जुड़े थे, हमें भी कुछ अफसर, कुछ नेता और अपने समाज के जो इस समाज को आगे बढ़ाने वाले थे वो लोग हमें भी साथ लेते थे। इसी प्रकार आज हमें भी युवाओं को भी साथ लेना होगा। तो वो हमारे साथ जज्बा था, ऊर्जा थी, उत्साह था। वही काम हम नौकरी लगने के पश्चात भी हमने चमेला क्षेत्र में किया और वहाँ के हॉस्टल में हमने मीटिंग रखी, बुधवार का हाट लगता था और उस मीटिंग की वहाँ के जो संस्था थे उनको बनकर लगी और उन्होंने हमें बुलाने का प्रयास किया। जो उसके वार्डन थे पहले उनको बुलाया, उनको धमकाया
उन्होंने ये कहा कि ये मीटिंग काय के लिए करते हो तो उन्होंने कहा साहब ये माँ हो गई है दारू पीने से थोड़ा बेग जाओ तो तुम्हारा क्या खा रही थी। ऐसी परिस्थिति में फिर मेरा भी नाम आया कि इसको मीटिंग बुलाने वाले कौन थे कोई था, तो हमें 8 दिन 10 दिन रोज बाहर भी रहना पड़ा। परिस्थितियाँ कैसी भी हो लेकिन हमें बाबा साहब के मिशन को नहीं छोड़ना। कुल मिला के बात यह है आज, और वही मैं मेरा अनुभव ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब के मिशन से जुड़ने के पश्चात इस वर्ग लेके जो काम कर रहे हैं हमें बहुत फायदा हुआ, हमें बहुत फ़ायदा हुआ है और वो फ़ायदा पूरे वर्ग को मिलना चाहिए। मेरी बात सब तक पहुंचाने का यही मेन उद्देश्य है कि वो फ़ायदा पूरे वर्ग को मिलना चाहिए। आज जो थोड़ी कूटनीति ये चल रही है कि हमारे भाई बहन अपनी योग्यता से और बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण का आशीर्वाद से नौकरियों में तो आ चुके हैं, लेकिन उनकी नौकरियों को तोड़ने का, मरोड़ने का, छिन्न भिन्न करने का, खंडित करने का एक दुस्साहस जो करते हैं, तो घबराए नहीं। जितना बनेगा हम भी जिला मुख्यालय पे आपके लिए बैठे हैं, आपके परिवारजन के नाममात्र सदस्य हैं, हमें भी आप सूचना दें। समय रहते हुए अगर उसका इलाज हम वहाँ से कर पाते हैं तो ठीक है, वरना हम राज्य स्तर से, राष्ट्रीय स्तर से अपन सब मिलजुल के अपने भाई की नौकरी बचाने का प्रयास करेंगे। नौकरियाँ कम लग रही है, आज करें कि आरक्षण खत्म हो गया, लेकिन जो आरक्षण से जो नौकरियाँ हैं उनकी भी सुरक्षित नहीं है, वो भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए और संगठन कैसा भी हो, संगठन को जिंदा रखेगी हमारा हथियार। संगठन कैसा भी हो, चाहे जातीय संगठन हो, चाहे वर्ग का संगठन हो, संगठन को जिंदा रखे। उसको संचालित करने वाला चाहे उद्देश्य से कोई भटक भी गया हो तो उसको अपने मेन उद्देश्य पर लाकर उनके संगठन को जिंदा रखें। संगठन हमारा बहुत बड़ा हथियार है। आप 1 या 2 या 5 व्यक्ति भी अगर किसी नेता के पास जाते हैं या किसी अफसर के पास जाते हैं और आपके पास कोई संगठन का कोई बैनर नहीं है, कोई लेटर पैड नहीं है, आपकी कोई सुनाई नहीं होगी। ये हमारा अनुभव है। और किसी बैनर के माध्यम से, किसी लेटर पैड के माध्यम से हम कहीं नेताजी के पास जाते हैं, किसी प्रशासनिक या पुलिस अफसर के पास जाते हैं हमारे ऊपर होने वाली जाति का विरोध करने के लिए, तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलती है और हमारे भाई बहन या परिवार को राहत मिलती है। इसलिए संगठन कोई सा भी हो उसको जिंदा रखें, उसका संचालन करें, और उसमें कोई किसी प्रकार से कोई आपत्ति आती है तो इस क्षेत्र के लिए भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि बहुत मजबूत खड़ी जिनसे हम भी प्रेरणा लेते हैं, भाई श्याम जी, भाई भागीरथ जी, भाई साहब वगैरह सभी। उम्र में भी ज़्यादा है, आपका अनुभव भी बहुत तगड़ा है और हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है, लेकिन आपने हमें इतने मजबूत बना दिए कि हम भी आज मदद करने लायक हो गए। कोई भी किसी प्रकार से कोई बात हो हमें आप अपना समझ के सूचना दें, जितना हमसे बनेगा उतना प्रयास करेंगे। मैं आज यही विश्वास आपको दिलाता हूँ बाबा साहब के जन्मोत्सव पर। जय भीम, जय भारत। सभी के सहयोग से जिला मुख्यालय झालावाड़ पर आयोजित होगा, उसी के संदर्भ में हम निवेदन करने पूरी टीम, भाई मनोज जी मीणा साहब, भाई शिवराज जी वार्ड पार्षद नगर परिषद झालावाड़, और उसके आयोजक राहुल जी पचेरवाल और लोकेश जी बेरवा आपके बीच में हैं। हम आपसे सादर आमंत्रित करने आपके इस समारोह में आए हैं। आप अपना कार्यक्रम समझकर उसमें पधारें। आप सभी का स्वागत है। हमारे प्रातः स्मरणीय एवं हमारी सभ्यता के गुरु बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में नतमस्तक होते हुए इस प्रखर और ओजस्वी व्यक्तित्व के श्री चरणों में श्रद्धा के सजल सुमन समर्पित करते हुए मंच पर विराजमान श्रीमान जी बिरदी चंद जी रेगर साहब,
सम्माननीय मनोज जी मीणा साहब, श्रीमान राहुल जी जो इस जयंती के संयोजक हैं, शिवराज जी वार्ड पार्षद साहब, लोकेश जी, सम्माननीय रामनारायण जी सर और हमारे बहादुर व्यक्तित्व के धनी भाई दुर्गालाल जी, भैरूलाल जी सर, सम्माननीय कन्हैयालाल जी, केशव साहब, रमेश चंद जी साहब, प्रांतीय उपाध्यक्ष के रूप में विराजमान भाई श्यामलाल जी वर्मा साहब, हमारे आर्टिस्ट कलाकार और बहुत ही अच्छे जाने माने व्यक्तित्व धनी भाई गोपाल जी और मेरे सामने जो बैठे हुए ओजस्वी और बहादुर व्यक्तित्व धनी समस्त अध्यापक बंधुओं और देश के कर्णधार होनहार बालकों और मातृशक्ति के रूप में विराजमान बहनों, आज इस अहिल्या नगरी में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की इस पावन धरा पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और यहाँ आप लोगों की संख्या को देख करके हमारा मन थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है, क्योंकि आज एक ऐसा अवसर था जिस पर इस हॉल में जगह नहीं रहनी चाहिए थी। आप लोगों को ये भी अवगत करा दूं कि मैं इसी धरा के ऊपर यही धरा मेरी कर्मभूमि रही है। 22 वर्ष तक मैंने यहाँ पर अध्यापक के पद पर रहकर कार्य किया है और संचालक महोदय भी यहाँ अभी पोस्टेड हैं। दुर्गालाल जी और भैरूलाल जी सर इस बात के साक्षी हैं कि श्यामलाल जी और हम सब ने मिलकर के इस विशाल प्रांगण में कई बार यहाँ पर जयंती आयोजित की हैं, रैलियाँ निकाली हैं और पैर धरने के लिए जगह नहीं, इतने लोग भी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। लेकिन जो समय बीतता जा रहा है, हमारे बंधुओं के मध्य में न मालूम ऐसी कौन सी दहशत पैदा होती जा रही है कि जयंती का नाम लेते ही वो अपने घर से कदम नहीं रखते हैं और विभिन्न प्रकार के कार्यों का बहाना कर लेते हैं। ये हमारे लिए एक चिंताजनक विषय है। एक ऐसे महापुरुष की जयंती जिसे विश्व में सिंबल ऑफ नॉलेज की संज्ञा दी गई है। अमेरिका ने जिसके जन्म दिवस को साक्षरता दिवस और विद्यार्थी दिवस के रूप में घोषित कर दिया है और आज हमारे देश में हमारे घृणास्पद जो समाज है वो बाबा साहब का नाम लेने से कतराते हैं। कई लोग जब उनसे वाद विवाद होता है, विचार विमर्श होता है, तो वो पूछते हैं कि यार बाबा साहब को इतना हाईलाइट क्यों किया जा रहा है, उन्होंने संविधान लिखा है, उसमें कितने सदस्य थे। मैं उनसे पूछता हूँ कि हाईलाइट क्यों नहीं किया जाना चाहिए, आप इसके विषय में तर्क दीजिए। तो कि हाँ यार ये तो बात सही है कि काम तो खूब किया है। तो कि यार इन्होंने बहुत सारे काम ऐसे किए जिससे समाज टूट रहा है। भाई समाज कैसे टूट रहा है बताइए हमें। कि कुछ दलित हैं और कुछ सवर्ण इस प्रकार से वर्ग बन गए, तो भाई आप पहले सवर्ण नहीं थे क्या? कि थे तो सही। तो पहले आपने हमें कहीं ऊंची गद्दी पर बिठा रखा था कि नहीं, ऐसा भी नहीं है। हाँ यार मनाया जाना चाहिए क्योंकि इन्होंने जो किया सही किया है। लेकिन इन्होंने यार सारे अधिकार ऐसे ऐसे लोगों को दे दिए जिससे कि हमें जो जगह ही नहीं मिलती है। अरे भाई कैसे दे दिया? आपके पास क्या अधिकार थे पहले? आज़ादी से पहले आप लोगों के पास क्या अधिकार था? सवर्ण से कहना चाहिए इस बात को। जो बाबा साहब के बारे में गलत विचारधारा फैलाते हैं उन लोगों से कहना चाहिए कि 1947 से पहले, देश को आज़ाद होने से पहले आपके पास क्या अधिकार थे? आप क्या इस देश के राजा बन सकते थे? क्या आपकी जो मातृशक्ति है वो किसी राजनीतिक पद पर जा सकती थी?
तो इस प्रकार की विचारधारा हम, चाहे सवर्ण समाज चाहे कितने ही हमें गलत दृष्टि से देखता हो, लेकिन उनके सामने बाबा साहब के विचारों को रखकर उनको ये बता देना है कि बाबा साहब ने किसी व्यक्ति विशेष के, किसी वर्ग विशेष के, या केवल मात्र जिस शब्द को हम बड़ी आसानी से कह देते हैं उन दलितों के लिए ही कुछ नहीं किया है, जो सब कुछ किया है। वो इतने ब्रॉड माइंड थे, इतना व्यापक उनका दृष्टिकोण था कि उन्होंने संपूर्ण देश के लिए जितना हित साधन किया है उतना शायद संविधान निर्माताओं की टीम में और हिंदुस्तान में पैदा होने वाले सबसे बड़े से बड़े विद्वान ने कुछ नहीं किया। न शंकराचार्य ने किया है और न किसी पथ प्रणेता ने किया है, न किसी महापुरुष ने किया है। इसलिए बाबा साहब की जयंती को मनाया जाना चाहिए। फिर कहते हैं वो कि यार इन्होंने हमारे धर्म के बारे में किसी प्रकार से इस प्रकार से व्यंग्य किया। अरे भाई आपका धर्म कहाँ था? आप लोग देखिए 47 से पहले हमारे हिंदू धर्म में कितनी त्रुटियाँ थी, जिसे मुसलमान लोग और विदेशी लोग तो धर्म ही नहीं मानते। कम से कम आज हम उस धर्म को सनातन धर्म की संज्ञा देते हैं। आप लोगों ने हिंदू धर्म को एक अलग ही धर्म बना लिया है, जबकि हिंदू कोई धर्म नहीं है और ये केवल मात्र परंपरा है और लोगों को तोड़ने का हम काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो छोटी छोटी बातों को हम देकर बता करके, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी पद को हो, किसी प्रतिष्ठा से वो जुड़ा हो, लेकिन उससे इस बात को बताना पड़ेगा कि बाबा साहब ने केवल देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए भी काम किया है। लेकिन भारत देश के लिए जो काम किया है वो अविस्मरणीय कार्य है और हमें बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। ऐसे महापुरुष की जयंती को बड़े ही जोश जोर और शोर से मनाया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस देश को एक स्वर्ग का रूप दे दिया। जबकि हम भारत को एक स्वर्ग पहले से ही मानते हैं, लेकिन असली अगर स्वर्ग देखा जाए तो 1947 के बाद में हिंदुस्तान को स्वर्ग हम कहने की क्षमता रखते हैं। पुराने ज़माने में कितनी पीढ़ियाँ गुजर गई और कितने लोगों ने हमें, हमारे पूर्वजों को दुख दिया, उसके ऊपर कोई आँख उठाकर नहीं देखता है। और जब हमें मौका मिला, केवल मात्र बाबा साहब को थोड़ा सा मौका मिला और उन्होंने पूरे देश को आज़ाद कर दिया। पूरे देश के विभिन्न प्रकार की जो त्रुटियाँ थी उनको समाप्त कर दी। आज मनुस्मृति की जब बात की जाती है तो मनुस्मृति हमें पूरा जीने का अधिकार नहीं देती, जबकि लोग आज भी हमारे लोग विभिन्न प्रकार के यात्राओं में, विभिन्न प्रकार के पर्वों पर, विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों पर वहाँ जाकर के भीड़ इकट्ठी करते हैं और बाबा साहब की जयंती पर यहाँ आने में शर्मिंदा महसूस करते हैं। अगर कोई व्यक्ति बाबा साहब की जयंती में यहाँ उपस्थित होने में शर्मिंदगी महसूस करता है तो उसे इस हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए मेरे साथियों, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप बहादुरी से काम करते रहें, बाबा साहब के चरित्र और चिंतन को हमारे दिमाग से जोड़े रखें और हमारा जो सामाजिक विकास है, आर्थिक विकास है, उसको लगातार बरकरार बनाए रखें। बाबा साहब के बिना समाज अधूरा है, बाबा साहब के बिना राजनीति अधूरी है और बाबा साहब के बिना आर्थिक क्रांति भी अधूरी है। इसलिए हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रांति अच्छी लाना चाहते हैं तो हम बाबा साहब के बताए हुए चिन्हों पर चलें। बाबा साहब हमारे लिए पथ प्रदर्शक रहे। कहा जाता है कि अग्नि की उड़ान आसमान तक जा पहुंची। एक समर्पित व्यक्तित्व का जो इस देश से प्रयाण हुआ है, हो सकता है उसकी पूर्ति हम नहीं कर पाएँ, लेकिन जितना हमने उनसे सीखा है उसको प्राप्त करके, उसका हम उपभोग करके हम आगे से आगे बढ़ें और राष्ट्रवाद की जो परंपरा है, देश को आगे बढ़ाने की जो परंपरा है, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ें। हमारे आपसे जो छोटे छोटे स्वार्थ उनको त्याग करके हम आगे बढ़ने का प्रयास करें और जो व्यक्ति इसमें हम बाधाएं डालता है वो व्यक्ति हमारा दुश्मन है। अगर हमारा दुश्मन नहीं है तो हमें बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने से क्यों रोकता है? तो जो भी व्यक्ति बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने से रोकता है वो कभी हमारा मित्र नहीं हो सकता है। ये बात हम खुले दिल से और दिमाग से उन लोगों को बता दें जो हमें रोकने का प्रयास करते हैं। आज इस विद्यालय में जो ये जयंती मनाई गई है और आपका जो उत्साह और आपके जो ऊर्जा में देखने को मिली, ये तारीफ काबिल है। बस संख्या कम है, हो सकता है लोगों को पता नहीं चला हो। आने वाले समय में हम ऐसे ही प्रयास करेंगे। यहाँ पर हमने 6 दिसंबर की रैलियाँ भी निकाली है, यहाँ पर हमने मतदान दिवस पर भी यहाँ पर रैलियाँ निकाली है और ऐसा ही बरकरार कार्यक्रम विद्यालय में होता रहे।
अंत में बाबा साहब के सम्मान में मैं एक शेर बोलना चाहता हूँ कि जिसने कलमे और तिरगी से नूर पैदा कर दिया, जिसने कलमे और तिरगी से नूर पैदा कर दिया, जिसकी जान बख्शी ने मुर्दों को मसीहा कर दिया, तेरी पिन्ना और कुबतों से दुनिया भी है दंग, इम्तियाज किस तरह मिटा दिया तूने नस्ल और रंग। हजारों आंधियां भी तेरे चिराग को बुझा सकती नहीं, करवटें दुनिया की तेरा कोसर डाल सकती नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, और एक बार जोर से नारा लगाएं, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद। श्री श्यामलाल जी वर्मा साहब। प्रातः स्मरणीय नारी जाति के मुक्तिदाता, संविधान निर्माता, भारत रत्न, बोधिसत्व, महामानव, न्याय की मूर्ति, विश्व विभूति, विश्व के छठे और भारत के प्रथम विद्वान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में नमन करता हूँ और हमारे समाज में, बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों को और महापुरुषों को भी नमन करता हूँ। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, गुरु घासीदास, गुरु नारायण, पेरियार स्वामी, संत कबीर, संत रविदास और जिनका मैं नाम नहीं जानता, जिन्होंने अपना जीवन अपने समाज के लिए बलिदान कर दिया, उनको भी मैं मंच पर नमन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ। और शिक्षा की जोत जगाने वाली विद्या की देवी सावित्रीबाई फुले को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और आप सभी जिन्होंने इस जयंती के निमित्त ये आयोजन किया है, उन आयोजन समिति को भी मैं प्रणाम करता हूँ। झालावाड़ से पधारे हमारे भाई अग्रज भाई विधिजन जी और मनोज जी मीना साहब, राहुल जी जयंती के संयोजक हैं झालावाड़ में, शिवराज जी पूर्व वार्ड परिषद, लोकेश जी व्याख्याता साहब, दुर्गालाल जी, रामनारायण जी, भागीरथ जी, भेरूलाल जी और यहाँ पर विराजमान सभी मेरे बहादुर साथी और बहनें। आज जो अम्बेडकर जयंती में आपसे पधारे, आप सभी का मैं शब्दों के फूलों से और वाणी के चंदन से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, आप लोग बहुत बोर हो रहे हो। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती तो वैसे 14 तारीख को है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू छावनी इंदौर के पास हुआ था और ये मूलतः महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के दापोली तहसील में अम्बावड़े गांव के रहने वाले थे और ये महार जाति के थे। वहाँ महार जाति के लोग बहुत रहते हैं, इसलिए वो जो क्षेत्र है वो महारों का राष्ट्र है। महार जाति के ज़्यादा रहते हैं, इसलिए उसको महाराष्ट्र कहते हैं। महारों का राष्ट्र होने से महाराष्ट्र उसका नाम पड़ा है, महा उपसर्ग नहीं है। महार जाति के ज़्यादा लोग रहने से बड़ी बहादुर जाति है ये महार जाति, उस जाति से ये थे और अछूत कहलाने वाली जाति थी। तो ये वहाँ पैदा हुए थे और जन्म से लेकर के इनकी जो एकेडमिक यात्रा है वो आप लोगों ने सभी ने हमारे साथियों के द्वारा सुनी है, कैसे ये पढ़े थे और जो कितनी मुसीबतें देख करके वो जो है हमें आज यहाँ बैठने के लिए हमें आज़ादी देंगे और इतना बड़ा हमें उपहार देंगे। मैं पुनः उनको नमन करता हूँ। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1916 से अपना कार्यक्रम शुरू किया था। 1916 से जब वो यहाँ आए थे उन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू किया था और अनवरत वो जो है कार्य करते रहे। लेकिन 17 में उन्होंने एक
बात कही थी मदन मोहन मालवीय से, वो कांग्रेस चीफ थे, उनसे कहा कि साहब इस देश में 75% लोग जो है दोहरी गुलामी से जी रहे हैं, थोड़ा सा मेरा निवेदन सुन लीजिए। 17 में हंटर कमीशन आया हुआ था अपने देश के अंदर, हंटर कमीशन का नाम सुना होगा आपने, हंटर कमीशन आया हुआ था, हंटर कमीशन के सामने स्वयं ही चले गए, तो डॉक्टर मदन मोहन मालवीय ने इनका विरोध किया कि नहीं, आप जो है ये अपना अंदरूनी मामला है, आप अभी नहीं कहोगे इस बात को, अपनी आज़ादी खतरे में पड़ जाएगी। डॉक्टर अम्बेडकर उनके साथ काम करते रहे, फिर उन्होंने 1927 में फिर कहा, फिर भी मना कर दिया, तो 1927 से ये बहुत सक्रिय हो गए थे और स्वयं ही ये जो है लॉर्ड मैकडाले जो गवर्नर था, ब्रिटिश गवर्नर, उसके पास गए और वहाँ जाकर के उन्होंने अपनी बात बताई। बात बताने के बाद में गवर्नर ने कहा कि नहीं, आप ये बात यहाँ नहीं बता सकते हो, आपको यहाँ पर प्रजामंडल का चुनाव लड़ना पड़ेगा, चुनाव लड़ करके आपको ये बात कॉन्फ्रेंस में बतानी पड़ेगी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बतानी पड़ेगी। तो ये बात जब वो, लेकिन नहीं, मैं आज तो कुछ लेके जाऊँगा, मैं जो है बहुत सारे लोगों का 75% लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूँ और हमारे यहाँ लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं, मुझे कुछ तो देना होगा। तो फिर उन्होंने साइमन को नियुक्त किया था 1927 में, साइमन कमीशन जो है ये डॉक्टर अम्बेडकर ने लॉर्ड मैकडाले से डायरेक्ट ही यहाँ पर नियुक्त करवाया था। तो साइमन कमीशन ने जो यहाँ पर अध्ययन किया, तो जैसे ही वो अध्ययन करने लगा जातियों का, तो गांधी जी ने विरोध कर दिया। गांधी जी ने कहा कि नहीं, साइमन कमीशन जो है यहाँ देश को जातियों में बांटने आया है और इसको जो है साइमन गो बैक के नारे लगाए और उन्होंने एक शेड्यूल बनाया। शेड्यूल कहते हैं अनुसूची को, शेड्यूल अनुसूची को कहते हैं, शेड्यूल बनाया। एक अनुसूची एक विशेष बनती है, जैसे अपने जीपीएफ और राज्य बीमा के शेड्यूल बनते हैं ना, वो एक विशेष बनती है, ऐसे एक शेड्यूल बनाया गया और उसमें जो बहुत ही प्रताड़ित जातियाँ थी उनको उनके अंदर रखा गया। तो वो अनुसूची जो बनाई गई और उस सूची में जो रखी गई वो अनुसूचित जातियाँ कहलाई। एक शेड्यूल और बनाया गया जो जंगलों में रहते थे, आदिवासी थे, उनके लिए एक अलग शेड्यूल बनाया गया, वो जो उसको अनुसूचित जनजाति के नाम से उनको जाना जाता है। इसके बाद उन्होंने फिर जो कुछ बैकवर्ड कास्ट थे, जो अन्य पिछड़े वर्ग थे, जिसको आजकल ओबीसी कहते हैं, उनके लिए भी उन्होंने उनको कहा कि ये भी गरीब है, दलित है, ये भी गुलामों के गुलाम हैं। या 2 प्रकार के गुलाम हैं, एक तो इंटरनल सर्विस करते हैं और एक एक्सटर्नल सर्विस करते हैं। एक टचेबल गुलाम है, एक अनटचेबल गुलाम है, दोनों की उनको बात बताई थी। तो उन्होंने जो अनटचेबल गुलाम थे वो जो SC ST के थे और जो टचेबल थे वो ओबीसी के थे, वो भी गुलाम थे। इस तरह से उन्होंने वहाँ पर बात रखी और फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो गए, प्रजामंडल का चुनाव लड़ा, वहाँ से गए, वहाँ से 5 अधिकार लेके आए थे। उन 5 अधिकार में जो है 4 अधिकार से तो गांधी जी को कोई नफरत नहीं थी, लेकिन एक अधिकार वो ऐसा लेके आए थे, सेपरेट इलेक्टेड सिस्टम। आप लोगों ने पढ़ा होगा सेपरेट इलेक्टेड सिस्टम। हम लोगों को आप पढ़ रहे हैं तो अब ध्यान से पढ़ना है कि व्हाट इज सेपरेट इलेक्टेड सिस्टम, मैनुअल अवार्ड, उसको हमें ध्यान से पढ़ना है। वो सेपरेट इलेक्टेड सिस्टम जब हमारे समझ में आएगा, जब हम राजनीति में सक्रिय होंगे। क्योंकि सेपरेट इलेक्टेड सिस्टम में क्या हुआ था कि जो सूची बनेगी, वोटर लिस्ट बनेगी, उसमें 2 प्रकार की सूचियाँ बनेगी। जो पद जिसके लिए आरक्षित है उसकी अलग सूची बनेगी और जो सांसद या जैसे सांसद की सूची बनेगी, तो सांसद में वो उसका पद आरक्षित नहीं है तो सब वोट देंगे। और विधायक की जो सूची बनेगी, विधायक में अगर वो SC की सीट है तो SC के लोग ही उसमें वोट देंगे, ऐसी व्यवस्था थी उसके अंदर। वो सेपरेट इलेक्टेड सिस्टम में क्या था कि अनुसूचित जाति तक की सीट है। आप लोग इसको समझना, बाबा साहब की जयंती पर बाबा साहब के विचारों को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम बाबा साहब की मूर्ति की पूजा करेंगे तो मूर्ति की पूजा करने से काम नहीं चलेगा। हमारे देश के लोग बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति की पूजा करते हैं, लेकिन उनके विचारों की हत्या करते हैं। इसीलिए तो बाबा साहब को लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। बाबा साहब के विचारों की हत्या की जा रही है, तो ये हत्या नहीं होने देनी है। हमें इनके विचारों से समझना है, जो इनके विचारों के बारे में जानते हैं उन्हें उनके विचारों को समझने का हमें प्रयास करना है। लोग कहते हैं कि बाबा साहब को पढ़ लो, बाबा साहब को पढ़ो, बाबा साहब को पढ़ो भी, पढ़ने के बाद समझो भी, और समझने के बाद भी अपना मिशन पूरा नहीं होगा। समझने के बाद फिर हम लोगों को समझाना पड़ेगा, जहाँ तक की यात्रा तय करनी पड़ेगी, जब जाके बाबा साहब का मिशन पूरा होगा। हम सोच रहे हैं कि हम पढ़ लेंगे, मेरे पढ़ने से भी बाबा साहब का मिशन पूरा नहीं होगा, मैं बाबा साहब को समझ जाऊंगा तो भी पूरा नहीं होगा। नहीं, बाबा साहब को मैं पढ़ूंगा, मैं समझूंगा, और फिर मेरे अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि मैं 10 आदमियों को बाबा साहब के लिए प्रेरित कर सकूँ, बाबा साहब को के लिए वो जान ले। जब तक बाबा साहब को जानेंगे नहीं, तब तक बाबा साहब को मानेंगे नहीं। जो जान जाएंगे जब मान जाएंगे। मुसीबत ये हो रही है कि हम जानते नहीं है, इसलिए हम मानते नहीं है। हम जानने का प्रयास करें,
फिर हम लोग मानने भी लग जाएंगे। इसमें बहुत बड़ी जो है हम गलती कर रहे हैं। ये गलती बाबा साहब नहीं कर रहे हैं, ये गलती कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं कर रही है, ये गलती कोई दूसरे लोगों को हम दोष दे रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, ये गलती हम कर रहे हैं। हमको इसके लिए हम जागरूक होना पड़ेगा और हमारे समाज को समझाना पड़ेगा। हम इस भूल में नहीं रहे कि ये वो लोग कर रहे हैं, वो लोग तो उनका काम कर रहे हैं और वो उनका काम कर रहे हैं, हम हमारा काम नहीं कर रहे और हम दोष देते हैं कि ये लोग जो है गलत कर रहे हैं, वो लोग तो उनका काम कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, हम तो सोते हैं। हम तो सोचते थे कि हमको तो हमारा तो आरक्षण है, आरक्षण से हमको नौकरी मिल जाएगी। इस भूल में हम ले रहे हैं। हमको बाबा साहब को जानना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। दूसरी बात एक और है, आरक्षण की बात बताता हूँ मैं। ये आरक्षण नहीं करना है, आरक्षण की बात नहीं करनी है। संविधान में आरक्षण नहीं लिखा हुआ है, आप संविधान को पढ़ के देख लीजिए। संविधान देखिए, आरक्षण लिखा हुआ नहीं है, उसमें लिखा हुआ है प्रतिनिधित्व। आरक्षण से हीनता आती है और प्रतिनिधित्व से लीडरशिप आती है। लीडरशिप इसमें बहुत बड़ा अंतर है। आरक्षण से आदमी हीन समझेगा अपने आप को, ये तो आरक्षण से आए, हीनता आएगी। नहीं, हम प्रतिनिधित्व से आए हैं, हम उस वर्ग के लीडर हैं और लीडर होकर के हमको नौकरी करना चाहिए, लीडर होकर के हमको जो है हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। आरक्षण तो रेत में होता है, इसमें नौकरी में कोई आरक्षण शब्द नहीं है, प्रतिनिधित्व शब्द है। आप जहाँ भी हमारे बंदों को समझाएं, प्रतिनिधित्व कहें, ना रिजर्वेशन। रिजर्वेशन शब्द संविधान में लिखा हुआ नहीं है। ये बताएं, शूद्र कौन है, इसके ऊपर बताना चाहता हूँ। हुई शूद्रा, बाबा साहब ने पुस्तक लिखी है, हुई शूद्रा। शूद्र कौन है? 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। अभी सर बता रहे थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये जाति भी है, ब्राह्मण जाति भी है, वर्ण भी है, वैश्य जाति भी है, वर्ण भी है, क्षत्रिय जाति भी है, वर्ण भी है। और ये जो बाकी की जो जातियां हैं वो इन 3 में नहीं आती है, इसलिए बाकी जो रेस्ट जो जातियां बचती है वो सारी शूद्र है। और शूद्र भी कौन सी? ओबीसी जो वर्ग है वो शूद्र है, एससी एसटी शूद्र नहीं है, वो अति शूद्र है, वो वर्ण व्यवस्था में सम्मिलित नहीं है। ये आप इन लोगों को समझाएं कि ये अति शूद्र जो है अनटचेबल कास्ट है, नॉट इंक्लूडेड इन वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में जो है एससी एसटी की जो अछूत जाते हैं वो वर्ण में सम्मिलित नहीं है। जो वर्ण में सम्मिलित है उसे सवर्ण कहते हैं। ये समझाना है अगर लोगों को, जो वर्ण में सम्मिलित है वो सवर्ण है, स उपसर्ग है, स उपसर्ग है, वर्ण सहित। जो वर्ण में सम्मिलित है वो सब सवर्ण है और जो वर्ण में सम्मिलित है वो सब सवर्ण है। इसलिए धारा 3 ओबीसी में भी लगती है, क्योंकि वो वर्ण में है, वो सवर्ण है। ये सवर्ण का मतलब यूं नहीं समझना है कि ये 3 जातियां सवर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये 3 जातियां सवर्ण नहीं है। इनमें ओबीसी भी सवर्ण है, क्योंकि वो शूद्र है और शूद्र जो है वर्ण व्यवस्था के अंदर है। ये मतलब मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहता हूँ, आप सब विद्वान हैं, लेकिन मैं आपके कन्फ्यूज आपका दूर करना चाहता हूँ कि आप दावे के साथ कहें। कोई कहते हैं कि आप क्या हो, आप पूछते हैं। एक बार मेरे ऐसा हो गया था, मैंने पूछा कि आप कौन है? एक सोनी थे। मैंने कहा आप कौन है? कि मैं सोनी हूँ। मैंने कहा आप कौन से वर्ण में आता हूँ? कि उन्होंने कहा कि मैं तो क्षत्रिय में आते हैं। मैंने क्षत्रिय में आते हो, राजपूत हो? क्या नहीं। वैश्य हो? नहीं। तो क्या क्षत्रिय हो? नहीं। तो फिर इन 3 में तो इन दोनों बचाते एक ही है। आप इसमें आते हो कि नहीं? इसमें नहीं आते। नहीं, हम तो मेयर क्षत्रिय। मैंने ऐसे नहीं कहोगे, वैसे तो हम भी सरकारी ब्राह्मण है भाई, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। तो हमें ऊपर कहते हैं कि आई एम गवर्नमेंट ब्राह्मण, ऐसे नहीं काम चलेगा। आप शुद्ध हो, ओरिजिनल, इस वर्ण व्यवस्था के अनुसार आप शुद्ध हो। ओबीसी जो है ना वो शुद्ध है, और अति शुद्ध है वो एससी एसटी है, वो वर्ण में सम्मिलित कास्ट नहीं है। ऐसे हम लोगों को समझाएं। इसके बाद एक और निवेदन करना चाहता हूँ मैं कि आप यहाँ इस क्षेत्र में कुछ हमारे साथी हैं, वो 1 महीने में या 2 महीने में एक बैठक जरूर करें और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं। अगर यहाँ सब नहीं आते हैं तो इस पूरे क्षेत्र को 3 ब्लॉक में बांट दें, और जहाँ जहाँ भी आप हमें बुलाओगे हम भी आएंगे। झालावाड़ से हमारे साथियों को बुला लेंगे, हम निवेदन करेंगे और अपने एक विचार गोष्ठी रखें महापुरुषों के ऊपर, संतों के महापुरुषों के ऊपर, हमारे बहुजन समाज के जो संत हैं उनके ऊपर हम एक गोष्ठी रखें। और कोई ज़्यादा खर्चा नहीं करें, नीचे बैठ जाए, नहीं तो जंगल में पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई चाय पानी की जरूरत नहीं है, विचार क्रांति लाना बहुत जरूरी है। माला और मंच की कोई आवश्यकता नहीं है। माला और मंच से हमारा समाज जो है वो तरक्की नहीं करेगा, हमें विचारों का परिवर्तन करना पड़ेगा, ये बात है। तो एक तो माला और मंच, आप बहुत कम समय लें इसमें और ज़्यादा समय अपने विचारों में लगाएं। और 3-4 साथी से मेरा निवेदन, कुछ करोगा जब कुछ होगा। हम सोच लेंगे पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा। अगर हम पल्ला झाड़ रहे हैं तो बाबा साहब की नेक कमाई का हम हरामी कर रहे हैं उनके साथ, क्योंकि उन्होंने
ऐसे भी कहते हैं बहुत सारे लोग, पैसे नहीं देते कि नहीं मैं तो जनरल कोटे में आया, चंदा नहीं देते, इसके इसका जयंती का चंदा नहीं देते और प्रश्नवाचक खड़ा करते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आप तो जनरल कोटे से आए, आपके पिताजी कौन से कोटे से आए थे? फिर आपके पिताजी उनको तो पढ़ने के अधिकार नहीं था। पढ़ने के अधिकार तो इस महापुरुष ने दिया, जब आपका जनरल है हो या कोई सा भी कोटा हो, उस कोटे में एंट्री तो इनकी वजह से मिली है, ऐसे हम समझाते हैं। फिर भी हमारे कुछ लोग जो है वो ज़्यादा ही जानकार लोग हैं। कोई बात नहीं, जितने हैं इतने बहुत है। 3% लोगों को जगा दो दोस्तों, 3% लोग जाग जाएंगे तो हमारे मिशन को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, ऐसा मेरा अनुभव है। 3% 100 में से 3 जोड़ लीजिए आप, जहाँ रहते हैं ना वो 100 में से 3 भी बहुत है। ये गणतंत्र के ऊपर कहना चाहता हूँ मैं, गण और तंत्र ये 2 शब्द से बना है। गण का मतलब होता है समूह, गण का मतलब होता है समूह और तंत्र का मतलब होता है सिस्टम, है ना। ये शब्द का 2 शब्दों से मिलकर बना है। आप गण बनाइए, एक समूह बनाइए और समूह बना करके बंधुत्व भाईचारा और न्याय पे आधारित आप काम कीजिए और उस गण के 50 आदमी की 25 आदमी की एक टीम बना लीजिए और वो टीम इस सिद्धांत के ऊपर काम करेगी। यही गणतंत्र है। गण समूह और तंत्र सिस्टम, आप 50 आदमी अगर एक टीम बना लोगे और 50 आदमी जहाँ जाकर के खड़े हो जाओगे, मैं ये दावा करता हूँ कि अगर गर्म हवा भी चल रही होगी तो ठंडी चलने लग जाएगी। 50 आदमी तो इतने होते हैं। कितना % होता है हमारे समाज का? आज या 50 लोग कितने होते हैं? आज कितने लोग आए हैं? तो मेरा ये निवेदन है, मैं आपसे मैं आशा अपेक्षा करता हूँ। और इसके बाद मेरा एक सुझाव है कि अपन ने जो है पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है कि बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का बहुत सारे लोगों ने पैसे दिए हैं और वहाँ पर भगवान की राम की जो है वहाँ पर जन्मभूमि बनी है, बहुत बड़ा मंदिर बना है। आप लोगों को से मैं निवेदन है, मैं आज यहाँ पहली बार कर रहा हूँ, ये बात मैंने कही नहीं के लिए या इस छोटे से मंच पर ये बात कर रहा हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मभूमि मऊ छावनी में है, इंदौर के पास। मैं देख के आया, बहुत अच्छा है। ज़मीन ज़्यादा नहीं है लेकिन उसको किसी मिनिस्टर ने उसको बनाया है। तो मेरा एक निवेदन है कि आप लोग जो है जहाँ भी ये बात करें, हर मंच के ऊपर ये बात करें कि जब हम उस जन्मभूमि के लिए हम पैसे दे सकते हैं तो हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्मभूमि के लिए भी 10-10, 5-5 रुपये का चंदा करें और उसको इतनी अत्याधुनिक बनाएं कि वो उनका जो है नाम युगों तक याद रहे। हम उनके लिए जन्मभूमि के लिए हम पैसा इकट्ठा करें और वहाँ की जो ट्रस्ट है उसको भी लिखा पढ़ी करें। और एक मेरी खुद की सोच है कि जब इतने बड़े महान जिसको अमेरिका जैसे दुनिया लोहा मान रही है, ऐसे महापुरुष की जहाँ जन्मस्थली है उस जन्मभूमि का हमें जो है उसका सौंदर्यकरण और उसका विस्तारीकरण करना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। आप ये मेरा संदेश जो है जहाँ कहीं भी बैठे कॉन्फ्रेंस में इसकी बात करें और धीरे धीरे ये बात जब स्टेट लेवल पर पहुँचेगी, नेशनल लेवल पर पहुँचेगी तो मैं सोचता हूँ कि मेरे दिमाग की ये बात है। और अगर वो जन्मभूमि का जो है विस्तार हो गया तो बहुत बड़ा उपकार होगा, क्योंकि जब इतना कर सकते हैं तो हम भी कम नहीं है, हम वहाँ देने वाले हम ही लोग हैं। तो फिर उसके लिए तो कोई 10-20 रुपये देने से कोई मना नहीं करेगा, ऐसा मेरा सुझाव है। और महाराज बड़ौदा को मैं नमन करता हूँ, जिनकी वजह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो है 25 रुपये महीने की छात्रवृत्ति उन्होंने मंजूर करी थी। मैं उनके एहसान को नहीं, हम उनके एहसान को भी नहीं भूलते, क्योंकि उन्होंने अगर वो सहयोग नहीं करते तो शायद बाबा साहब नहीं बनते। तो मैं उनको भी एक और अभी सर यहाँ पर अभी बात करी थी, वो बात मैं भी करता था, लेकिन मेरे को थोड़ा कंफ्यूज हुआ है कि वो जो उनका सर नेम है अम्बेडकर, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन माफ़ी चाहूँगा। एक मेरे साथी बता रहे थे कि उनके गुरुजी थे, लेकिन मैंने गूगल में सर्च भी किया है, हो सकता है मेरी भूल हो गई हो। तो वो क्या है कि हमने ब्राह्मणों का जो गोत्र है वो कहीं अम्बेडकर नहीं मिलने में आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है फिर उसके पीछे किसी ने लॉजिक भी दिया है कि ये अम्बावड़ी गांव के रहने वाले थे, तो वो अम्बावड़ी से अम्बेडकर बन गया है। ऐसा भी हो रहा है कि इसमें क्योंकि वो सब है, अगर कोई न कोई होते उनके तो कहीं तो अम्बेडकर लगाते, पर वो कहीं लग ही नहीं रहा है। तो ब्राह्मण ने अगर लगाया तो कोई तो ब्राह्मण अम्बेडकर होता, अगर वो अम्बेडकर होता तो अच्छा रहता, वो अपने उसमें मिल जाता, लेकिन शायद मुझे मिल नहीं रहा है। तो इसमें भी थोड़ी सी कहीं न कहीं अपनी ये मतलब थोड़ा इसमें कंफ्यूज है। तो ये आप लोग इसको बताएं, और अगर मान लो गलत है तो इसका प्रचार, जैसे एकलव्य का प्रचार करना बंद कर दिया कुछ लोगों ने, तो इसका प्रचार अपना ये ड्रॉप करेंगे, क्योंकि हो सकता है इसमें ये कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। ठीक है सर, तो आप लोगों का मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।